हॉल में हंसी खुशी का समा था। सब लोग केक काटने के लिए मेज के गिर्द जमा थे। नताशा ने जोहिर के साथ जबरदस्ती अरसान का हाथ भी पकड़ रखा था ताकि सब पर अपनी अहमियत जितला सके। अरसान की नजरें हजूम में मारिया को ढूंढ रही थी, जो दूर खड़ी खामोशी से तमाशा देख रही थी। अचानक हॉल का मरकजी दरवाजा इतनी जोर से खुला कि सब चौंक गए। दरवाजे पर एक नौजवान लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखों में शदीद दुख और गुस्सा था। हॉल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस अजनबी पर जम गई। नताशा ने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके हाथ से केक काटने वाली छुरी छूटकर मेज पर गिरी और उसका रंग सफेद पड़ गया। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, नताशा, तुम मुझसे ब्रेकअप का ड्रामा करके यहाँ शादी रचा रही हो? सब लोग हैरान परेशान रह गए। तायब्बा ने गुस्से से आगे बढ़कर पूछा, कौन है आप साहब, और ये क्या तमाशा है? लड़के ने एक तलख हंसते हुए अपना मोबाइल जेब से निकाला और मेज पर पटक दिया। ये कोई तमाशा नहीं है अंकल। तमाशा तो ये लड़की आप लोगों के साथ कर रही है। मैं इसका मंगेतर हूँ और ये यहाँ सिर्फ आपकी दौलत लूटने आई है। अस्तान ने चौंक कर नताशा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चोरी पकड़ जाने का खौफ साफ आया था। लेकिन ये तूफान यहाँ तक कैसे पहुंचा? इस संजीदा अरसलान अहमद की जिंदगी में ड्रामा कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले एक गलत नंबर, एक बहुत बड़ी शरारत से। मारिया ने बड़े फखर से अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को हवा में लहराते अपनी छोटी बहन शीजा की तरफ देखा, जिसे बड़ी तजस्सुस से देख रही थी। मारिया ने बड़े फखर से कहा कि बस शीजा, हमारी सख्ती के दिन खत्म समझो। मैंने अरसलान भाई के लिए ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि अब उनका सारा रूप और दबदबा हवा में उड़ जाएगा। शीजा ने हैरानी से पूछा कि आखिर तुमने क्या किया है? तायपा तो अभी शादी के मूड में नहीं लगते। मारिया ने आंखें दबाते राजदाना लहजे में बताया कि उसने शहर के सबसे मशहूर मैरिज ब्यूरो में कॉल करके असलान भाई का नंबर लिखवा दिया है। उसका सादा सा प्लान था कि जब रिश्ते करवाने वाली आंटियां दिन रात अरसलान को कॉल करके तंग करेंगी, तो वो झुक मारकर शादी के लिए तैयार हो जाएगी और उनकी बीवी आकर उनको सीधा कर देगी। शीजा को दाल में कुछ काला लगा तो उसने फौरन मोबाइल मांगा। मारिया ने बड़े इत्तेमाद से मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। शीजा ने स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई और उसके मुंह से बिकतार चिकन निकली। हाय मारिया, ये तुमने क्या कर दिया? ये मैरिज ब्यूरो का नंबर नहीं तो इस शहर के पागल खाने का नंबर है। मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई, वो हक्का बक्का रह गई। उसे मामी ने ये नंबर दिया था और वो सर पकड़ कर बैठ गई कि मामी को ऊंचा सुनाई देता था। उन्होंने यकीनन गलत नंबर लिखवाया होगा। अभी वो दोनों अपनी इस खौफनाक गलती पर अफसोस ही कर रही थी कि बाहर से एक गरजदार आवाज आई, जिसने घर की दीवारें हिला कर रख दी। मारिया समझ गई कि तीर निशाने पर लग चुका है, मगर गलत जगह। वो घबराकर कमरे से बाहर भागी ताकि सूरत हाल संभाल सके, मगर राहदारी में मोड़ काटते हुए सीधा किसी चट्टान से जा टकराई। सामने अरसान खड़ा था, अरसान अहमद, 28 साल संजीदा और रूपदार बिजनेसमैन, जिसकी एक निगाह से घर के बच्चे सहम जाते थे। इस वक्त वो गुस्से से कांप रहा था। उसका थ्री पीस सूट बेतरतीब हो रहा था और पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मारिया को देखते उसने बाजू उसका दबोच लिया। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मारिया की चीख निकलते निकलते रह गई। तो ये तुम्हारी हरकत थी? अरसान ने उसे झिंझोड़ा और मारिया ने कस्में खाकर से यकीन दिलाना चाहे कि ये गलती से हुआ है, मगर अरसान सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सिद्धार्थ हुए कहा, तुम्हें पता है ऑफिस के बाहर मेरा क्या तमाशा बना रहे हैं वो लोग? वो लोग एम्बुलेंस और अमला लेकर आए हैं और गार्ड को कह रहे हैं कि अरसलान साहब का सेनी तवाज़ुन बिगड़ गया है, उन्हें पकड़ के लेके जाना है। अरसलान की आंखों में ऐसी वहशत थी कि पीछे खड़ी शीजा की आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना हो। वो जानती थी कि अगर ये बात असूल पसंद ताया, अब्बा और बेगम सलमा तक पहुंच गई तो मारिया की खैर नहीं। अरसान ने मारिया का बाजू दबोच लिया और उंगली उठाकर तनविया की क्या वो खुद जाकर ये तमाशा खत्म करेगी, वरना वो भी बाबा को बुला लेगा। मारिया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और उसने लड़ते होठों से मिन्नत की कि तायबा को मत बताए, वरना वो इसे जान से मार देंगे। इसी शोर शराबे पर मारिया के वालिद असन साहब और वालदा नाजिया बेगम भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। घर के दीगर अफराद के जमा होने पर अरसलान ने खुद पर काबू पाया। उसे गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया और मारिया की तरफ झुककर सरगोशी के अंदाज में मगर काटदार लहजे में बोला, आज तो बच गई हो क्योंकि सब आ गया है। लेकिन याद रखना मारिया, ये हिसाब अभी बाकी है। तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया, ये मैं भूलूंगा नहीं।
अरसान वहां से मुड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन फिजा में उसके गुस्से की तपिश अभी भी महसूस की जा सकती थी। मारिया वहीं बुत बनी खड़ी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस बार उसने शेर की दुम पर पांव रख दिया, और अरसान इतनी आसानी से माफ करने वाला इंसान नहीं था। पागल पागल खाने वाला मामला तो घर के बड़ों की मुदाखलत और मारिया की 1000 मिन्नत समाजत के बाद किसी न किसी तरह रफा दफा हो गया था, मगर इस वाक़े ने घर की फिजा में एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। अरसान की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लग रही थी, और वो तूफान अगले ही दिन आ गया। शाम की चाय के बाद अरसान ने घर के तमाम अफराद को लाउंज में इकट्ठा कर लिया। उसके चेहरे पर वही सख्ती थी जो कल से तारी थी। अहमद साहब तैयबा ने अखबार एक तरफ रखते सवाली नजरों से बेटे को देखा। अरसान ने बिना कोई तमीज बांधे नहायत स्मार्ट टच में अपना फैसला सुना दिया। बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। बेगम सलमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मारिया और शिजा ने भी चौंक कर एक दूसरे को देखा, मगर अरसान का अगला जुमला उस खुशी में ओस डाल गया। और मेरी पसंद नताशा, मैं उसी से शादी करूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ताशा, जो अरसान की खालाजाद थी, दूसरे शहर से रहती थी। अपने मॉडर्न तरीकों और आजाद ख्याली की वजह से इस घर के असूलों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अहमद साहब का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा, ये नहीं हो सकता अरसान। नताशा हमारे खानदानी माहौल में कभी फिट नहीं बैठ सकती, और ना ही वो हमारी इक़्तिदार को समझ सकती है। वो एक अलग दुनिया की लड़की है। अरसान ने बहस करने के अंदाज में कहा, लेकिन बाबा, वो मुझे पसंद है, वो पढ़ी लिखी है और मेरे स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब ने हाथ उठाकर उसे होश कराया और अपना हाथमा ही फैसला सुनाया। स्टेटस से ज्यादा घर का सुकून जरूरी होता है। मैं और तुम्हारी अम्मी पहले ही फैसला कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी घर में ही होगी, और वो भी मारिया से। ये सुनना था कि लाउंज में जैसे बम फट गया। मारिया के तो होश उड़ गए। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया। अरसान ने झटके से मारिया की तरफ देखा, और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे जो मारिया के दिल को चीर गए। अरसान तल्खी से हंसा। मारिया, ये लड़की जिसका अपना जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिसने कल मुझे पूरे शहर में रुस्वा किया, अब चाहते हैं मैं अपनी बीवी से मना लूं? कभी नहीं। उसने मारिया की तरफ उंगली उठाई, जो शर्मिंदगी और दुख से जमीन में घिरती जा रही थी। अरसान ने सबके सामने चीख कर कहा, मैं इस बेवकूफ लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी तो दूर की बात है। मेरा फैसला अटल है। अगर शादी करूंगा तो नताशा से, वरना किसी से नहीं। और मैं नताशा को कल ही घर बुला रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद देख लें कि वो कितनी समझदार है। अरसान पैर पटकता वहां से चला गया, और पीछे मारिया अपनी आंखों में तैरते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस समय से अरसान की नफरत ने अंदर तक घाय कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी, मगर घर का माहौल इंतहाई कशीदा था। मारिया अपने कमरे में टहल रही थी। उसके जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, जो अरसान से शादी करके अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकती। उसे मालूम था कि अरसान उसे कभी माफ नहीं करेगा, और ना ही उसे पसंद करता है। उसे फैसला किया कि वो खुद अरसान से बात करेगी। मारिया डरते डरते अरसान के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आ जाओ की बारी आवाज आई। मारिया अंदर दाखिल हुई तो अरसान ने उसे देखकर फिर से तन गया। तुम यहाँ क्या कर रही? निकल जाओ मेरे कमरे से। अरसान ने लैपटॉप बंद करते डांटा। मारिया ने बहुत हिम्मत जमा की और जल्दी से बोली, अरसान भाई, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, ना ही मुझे आपसे शादी का कोई शौक है। मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ। अरसान ने शक भरी नजरों से उसे देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम? और मेरी मदद क्यों? अभी कौन सी नई मुसीबत खड़ी करनी है तुमने? मारिया ने संजीदगी से कहा, देखे, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे आप जैसे सड़िए और हर वक्त गुस्सा करने वाले शौहर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में रोज जंग हो। अचानक उसकी बात में वजन लगा। संजीदगी से पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मारिया ने तमाद से कहा, मैं तायब्बा और घर वालों को मना लूंगी कि उन ताशाबाजी को एक मौका दे। मैं उन्हें इस बात पर राजी कर लूंगी कि नताशा को कुछ दिन के लिए यहाँ बुलाया जाए, ताकि सब उन्हें जान सके। अरसान हैरान रह गया कि ये वही मारिया है जो कल तक बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। उसने पूछा, तुम ये सब क्यों करोगी? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मारिया के चेहरे पर वही पुरानी शरारत लौट आई। उसने हाथ बांध कर कहा, मेरा फायदा ये है कि एक तो मेरी जान आपसे छूट जाएगी, और दूसरा ये कि इस मदद के बदले आप मुझसे वादा करेंगे कि फिर कभी मुझ पर बिला वजह गुस्सा नहीं करेंगे। मुझे वो नया लैपटॉप लेकर देंगे जो मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए।
अरसान कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे सौदा बुरा नहीं लगा। नताशा को घर लाने के लिए मारिया ही सबसे बेहतरीन मोहरा साबित हो सकती थी। ठीक है, अरसान ने हामी पढ़ ली। अगर तुम घर वालों को नताशा के लिए राजी कर लो तो लैपटॉप तुम्हारा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो याद रखना मारिया। मारिया ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिक्र न करें, डील पक्की है। मारिया कमरे से बाहर निकल आई। उसने बज़ाहिर तो अरसान से सौदा कर लिया था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कसक थी, जिसे वो भी खुद भी समझ नहीं पा रही थी। जंग का मैदान सज चुका था और मारिया अब अपना अगला पत्ता खेलने के लिए तैयार थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी का राज था, मगर ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। मारिया जानती थी कि ये बेहतरीन वक्त है। उसने अपनी चाय का कप रखा और गला साफ करते बहुत मासूमियत से तायबा की तरफ देखा। तायबा, मुझे लगता है कि मैं अरसलान भाई की से एक मान बनना चाहिए। सबके हाथ रुक गए। बेगम सलमा ने हैरत से मारिया को देखा, जबकि अरसान भी अपनी जगह चौंक गया कि ये लड़की इतनी जल्दी अपना काम शुरू कर देगी। तायबा ने सख्ती से कहा, तुम क्या कह रही हो मारिया? तुम्हें पता भी है वो लड़की कैसी है? मारिया ने बहुत संजीदगी से, जैसे कोई बहुत बड़ी दानिश्वर हो, बात आगे बढ़ाई। मैं जानती हूँ तायबा, मगर जबरदस्ती के फैसले कभी दिल से नहीं माने जाते। अगर हमने इनकार किया तो अरसान भाई बागी हो जाएंगे और हो सकता है वो घर छोड़कर चले जाए। क्या हम ये चाहते हैं? कमरे में सुनाटा छा गया। मारिया ने जज्बाती वार किया तो उसने फौरन दूसरा पत्ता फेंका। वैसे वैसे भी अगले हफ्ते जोहिर भाई की सालगिरह आ रही है। हम ऐसा करते हैं कि नताशा बाजी को कुछ दिन के लिए बतौर मेहमान बुला लेते हैं। वो फंक्शन भी अटेंड कर लेंगी और इस बहाने हमें करीब से परखने का मौका भी मिल जाएगा। मारिया ने अपनी माँ और चची की तरफ देखकर ताई चाहे। अगर वो हमारे माहौल में ढल गई तो ठीक, अगर नहीं ढल सकी तो अरसान भाई खुद देख लेंगे। क्यों इनके लिए ठीक नहीं है? इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरसान अपनी कुर्सी पर बैठा मारिया की अदाकारी देख रहा था और दिल ही दिल में दाद भी दे रहा था कि लड़की कितनी सफाई से झूठ बोलती है। ताइबा ने कुछ देर सोचा। उन्हें मारिया की बात में वजन लगा। इनकार करने से अरसान के हाथ से निकल जाने का डर उन्हें भी था। उन्होंने गहरा सांस लिया और हथियार डाल दिया। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो बुला लो उसे, लेकिन याद रहे अरसलान, ये सिर्फ एक मौका है। अगर वो हमारे उसूलों पर पूरा ना उतरी तो मेरा फैसला वही होगा जो पहले था। अरसान के चेहरे पर फतामंदी वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने मारिया की तरफ देखा। इसने आंख दबाकर उसे इशारा किया कि मेरा लैपटॉप पक्का। चंद दिन बाद घर के मरकजी दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी और नताशा बाहर निकली। वो सर से पैर तक मॉडर्न हुलिये में थी। आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा और हाथों में महंगे बैग्स। घर में दाखिल होते उसने नाक मुंह चढ़ाई। उफ खुदाया, कितना लंबा सफर था और इलाका कितना पुराना है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? बेगम सलमा और मारिया इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। नताशा ने रस्मी सलाम के बाद इधर उधर देखा और तनकीद शुरू कर दी। आंटी, आप लोगों ने अभी तक ये पुराने डिजाइन के सोफे रखे हुए हैं? अब तो ये फैशन आउट ऑफ टाउन हो गया है। इसको देखकर तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बेगम सलमा का मुंह खुला का खुला रह गया। मारिया ने फौरन बात संभाली। वो जानती थी कि अभी खेल बिगड़ सकता है। उसने जोश से कहा, "अरे नताशा बाजी, अब तो कमाल लग रही है, बिल्कुल मॉडर्न।" और अब ठीक कह रही है, हम तो बस पुराने ख्यालात के लेकर हैं। आप आएंगी तो घर को भी मॉडर्न बना देंगी। अरसान भी वहां आ गया। नताशा ने उसे देखकर शिकायत की, अरसान, तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे घर में इतनी गर्मी होती है? मुझे तो एसी के बगैर एक पल चैन नहीं आता। अरसान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर मारिया ने फिर लुकवा दिया, कोई बात नहीं बाजी, आपका कमरा हमने बिल्कुल ठंडा रखा है, बस आराम करें। वैसे भी आप जैसी नाजुक मिजाज को घर के कामकाज की क्या जरूरत? आप तो बस हुक्म चलाए। मारिया की इन चिकनी चुपड़ी बातों ने नताशा को तो खुश कर दिया, मगर मामी और चाची के माथे पर बल पड़ गए कि ये लड़की तो आते ही नखरे दिखा रही है। तो रात के खाने पर मेज तरह तरह के खानों से सजी हुई थी। मारिया ने बड़ी मेहनत से सब कुछ तरतीब दिया था। नताशा कुर्सी पर बैठी खाने पर एक तारा नजर डाली। ओह माय गॉड, इतना हैवी खाना! नताशा ने नागवारी से कहा, इसमें कितना तेल है? ये सब खाकर तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं ये सब नहीं खा सकती। मुझे सिर्फ उबली हुई सब्जी है या सलाद चाहिए। अहमद साहब ने नवाला तोड़ते हुए सख्त नजरों से उसे देखा। घर की खवातीन ने इतनी सख्ती की थी कि उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं थी। अरसान को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसने नरमी से कहा, नताशा, मैंने बहुत प्यार से बनाया, थोड़ा सा तो चख लो। नो वे अरसान, नताशा ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी डाइट खराब नहीं कर सकती।
तुम्हें भी ये छुप सब छोड़ना चाहिए। देखो तुम भी मोटे हो रहे हो। अरसान को सबके सामने अपनी तौहीन महसूस हुई। इससे पहले कि माहौल खराब होता, मारिया ने अपनी प्लेट में सालन डालते फौरन बात काट दी। नताशा बाजी बिल्कुल ठीक कर रही है अरसान। आपको भी अब डाइटिंग करनी चाहिए। वैसे भी शादी के बाद आपको स्मार्ट ही होना चाहिए ना। इनकी बात माने और सलाद खाए। मारिया ने मुस्कुराहट दबाकर अरसान को देखा। अरसान ने मारिया को घूरा जो कि जल्दी पर तेल छिड़क रही थी, मगर वो चुप रहा। मारिया की चाल कामयाब हो रही थी। नताशा की खुदगर्जी और बदतमीजी घर वालों पर आया हो रही थी, और मारिया बाजार इसकी तरदारी करके हकीकत में अरसान को भी आईना दिखा रही थी। खाने की मेज पर होने वाले वाकये के बाद अगरचा अरसान ने खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वो खुद को यकीन दिला रहा था कि नताशा का रवैया सिर्फ माहौल की तब्दीली की वजह से है, मगर आने वाले दिनों में उसकी खुशफहमी भी तोड़ने वाले थे। घर में जोहेर की सालगिरह की तैयारियां अरूज पर थी। लाउंज में हंगामी सूरत-हाल थी। रंग-बिरंगे गुब्बारे, झंडियाँ और सजावट का सामान फैला हुआ था। घर का हर फर्द के यहाँ तक के ताहपा भी खुशी-खुशी बच्चों को हदायत दे रहे थे। मारिया एक कुर्सी पर चढ़कर दीवार पर सजावट कर रही थी और शिजा से नीचे से सामान पकड़ा रही थी। नताशा सोफे पर टांग रखे बैठी अपने मोबाइल में मसरूफ थी। उसी ने एक नजर इस सारे एहतमाम पर डाली और मुंह बनाते हुए बोली, उफ खुदाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कागज की झंडियाँ, ये गुब्बारे, ये कितने पुराने जमाने का और देहाती स्टाइल है। आजकल कौन ऐसी सालगिरह मनाता है? हमें कोई प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर हायर करना चाहिए जो कि थीम डेकोरेशन करता है। सब तो बहुत चीप लग रहा है। घर में मौजूद सब लोगों के हाथ रुक गए। जोहेर जिसकी सालगिरह थी का चेहरा उतर गया। मारियन फौरन नीचे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नताशा बाजी, प्रोफेशनल लोग तो बस पैसे लेकर काम करते हैं, इसमें वो अपनाए क्यों? हमारे घर में तो हमेशा से रवाज है कि हम सब मिलकर तैयारियां करते हैं। इस बहाने सब साथ वक्त गुजारते हैं और हंसी मजाक होता है। यही तो फैमिली का असल मजा है। अस्तान भी वही मौजूद था और नताशा की तनकीद से चुप गई थी। वो जानता था कि घर वाले कितने शौक से ये सब कर रहे हैं। उसने नताशा के पास आकर नरमी से कहा, नताशा, मारिया ठीक करिए, तुम भी उठो, थोड़ा हाथ हटा लो। देखो सब कितने इंजॉय कर रहे हैं, और तुम भी कोई बैलून फैला लो। नताशा ने उसे अस्तान को देखा जिसे उससे कोई पहाड़ तोड़ने को कह रही हो। उसे फौरन अपने हाथ आगे किए। अस्तान, तुम होश में हो? तुम जानते हो मैं कल ही पार्लर से महंगा मैनिक्योर कराया। अगर मैंने इन कामों में हाथ लगाया तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। मैं ये सब नहीं कर सकती, सॉरी। अस्तान लाजवाब हो गया। उसके पास नताशा की इस दलील का कोई जवाब नहीं था। कमरे में मौजूद बाकी सब ने भी ये सुना और दोबारा अपने काम में लग गए, मगर अब वो जोश ठंडा पड़ चुका था। स्नानक को अपनी पसंद पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि छोटे से काम के लिए साथ देने को भी तैयार नहीं। अभी वो इसी पिंच पे था कि मारिया फौरन कुर्सी से उतरी और अहसान के पास आई। उसकी बातें पर पसीना चमक रहा था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कोई बात नहीं अहसान भाई, नताशा बाजी ठीक कह रही है। उनके हाथ खराब हो जाएंगे, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी बाकी काम भी। अब प्लीज नताशा बाजी को लेकर बाहर लॉन में चले जाए, ये यहाँ बोर हो रही होंगी। मारिया ने अहसान के कंधे से बोझ हटाया और दोबारा काम में जुट गई। एहसान किशोर में मारिया को देखता रहा, जो कि थकी हुई होने के बावजूद मुस्कुराकर सबका दिल रख रही थी। फिर उसने नताशा को देखा जिसे सिर्फ अपनी नाखूनों की ही फिक्र थी। ये पहला मौका था जब अरसान के जहन में गैर इख्तियारी तौर पर दोनों का मुआवजा हुआ। मारे की कुर्बानी, नताशा की खुदगर्जी इतनी वाजिया थी कि अरसान चाहकर भी नजरअंदाज न कर सका। अगली दोपहर घर में मेहमानों की आमद मुतवक्का थी और किचन में बहुत मसरूफियत थी। मारिया चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि रफ्तारी में नताशा की आवाज़ सुनाई दी। फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसकी आवाज़ धीमी मगर साफ थी। मारिया रुक गई। वो चोरी छुपे बातें सुनने की आदी नहीं थी, मगर नताशा के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नताशा फोन पर किसी दोस्त से कह रही थी, हाँ यार, मैं तो खुद तंग आ गई। ये लोग तो बिल्कुल गवार है, इनका कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है। देख कर ही मुझे उल्टी आती है। बस कुछ दिन की बात है, इस बार स्थान से शादी हो जाए, फिर मैं इसे लेकर अलग हो जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब है जो मैं इस जॉइंट फैमिली के चिड़ियाघर में रहूं। मारिया का दिल धक सा रह गया, मगर अगली बात ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी। मुझे अरसान से कोई खास लगाव नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे सिर्फ उसके पैसे और स्टेटस से मतलब है। उसका बिजनेस बहुत बड़ा है और वो मेरी डिमांड पूरी कर सकता है। एक बार शादी हो
फिर उसकी फैमिली से उसकी जान छुड़ा दूंगी और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। ये लोग तो जज्बाती बेवकूफ है। नताशा हंस रही थी मगर मारिया का खून जम गया था। साकित खड़ी थी और उसके कानों में नताशा के अल्फाज गूंज रहे थे। उसे अंदाजा था कि नताशा मॉडर्न है मगर वो वाकई वो इतनी धोखेबाज और मकार होगी, ये उससे सोचा भी नहीं था। उसके सामने अरसलान का चेहरा आ गया जो अपनी जिद में उस शाम को गले लगाने जा रहा था। मारिया को एहसास हो कि अब ये खेल सिर्फ लैपटॉप या घर में रहने का नहीं रहा, बल्कि अब बात अरसलान की जिंदगी और खानदान की इज्जत की है। उसे मालूम था कि नताशा अरसलान से मुखलिस नहीं बल्कि सिर्फ उसकी दौलत की पुजारी है। मारिया के हाथों में कपकपाहट तारी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर एक बात तय थी कि वो खामोश नहीं रह सकती थी। नताशा की कॉल सुनने के बाद मारिया ने एक लम्हा भी वहां रुकना महाल हो गया था उससे। उसके कान में अभी तक नताशा के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि मुझे सिर्फ उसके पैसे से मतलब है। मारिया जानती थी कि अगर उसने देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो अपने हवास बहाल करके सीधा अरसान के कमरे की तरफ आ गई। उस वक्त उसे ना अपने लैपटॉप की परवाह थी, ना ही अरसान के गुस्से की। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने घर और अरसान की जिंदगी की। अरसान अपने कमरे में फाइल्स देख रहा था जब मारिया बगैर दरवाजा खटखटाए हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में शदीद घबराहट थी। अरसान ने चौंक कर उसे देखा और नागवारी से माथे पर बल डाली। क्या बदतमीजी है मारिया, दरवाजा खटखटाने की तमीज नहीं है तुम्हें? मारिया ने एक लंबा सांस लिया और तेजी से अरसान की मेज के करीब पहुंचकर बोली, अरसान भाई, मेरी बात सुने, बहुत जरूरी बात है, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, बस मेरी बात सुने। अरसान ने फाइल बंद की और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर से घूरा। क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मारिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, आप आप नताशा बच्ची से शादी कर ले, वो अच्छी लड़की नहीं है। अरसान का चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने बहुत धीमे मगर खतरनाक लहजे में पूछा, क्या मतलब है? अभी कल तक तुम उनकी तारीफें कर रही थी, आज अचानक क्या हो गया? तो सब झूठ था भाई। मारिया की आवाज भर आ गई। मैंने अभी अभी किचन के पास नताशा बाजी को फोन पर बात करते सुना। वो किसी को कह रही थी कि उन्हें आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ आपके पैसे और स्टेटस के लिए आपसे शादी कर रही है। वो कह रही थी कि ये फैमिली गवार है और वो शादी के बाद आपको हम सबसे अलग कर देगी और सारी जायदाद वो अपने नाम करवा लेगी। मारिया एक ही सांस में सब बोल गई। उसकी आंखों से सच्चाई झलक रही थी, मगर अरसलान का रद्देमल वो नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। अरसलान अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली धुर गई थी। उसे जोर से मेज पर हाथ मारा। बस बहुत हो गया मारिया। अरसान की दहाड़ से मारिया सहम कर 2 कदम पीछे हटी। अरसान मेज के गिर्द घूम कर उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई तलखी से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही घर में रहकर मेरे ही मेहमान पर इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हो? मैं जानता था मारिया, मैं जानता था तुम यही करोगी। मारिया ने रोते हुए कहा, भाई कसम लेने, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है। बकवास बंद करो। अरसान ने से झिड़क दिया, तुम जेलिस हो मारिया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नताशा मुझसे शादी करे और इस घर में आए। तुम नहीं चाहती कि मेरी शादी हो, इसलिए पहले तुमने पागल खाने वाला ड्रामा किया और अब जब मैंने नताशा को बुला लिया है तो तुम ये घटिया हरकतें करने लग गई हो। मारी का दिल किरचे किरचे हो गया। अरसान से इतना कमजोर समझता है, ये उसने सोचा भी नहीं था। भाई मैं जेलस नहीं हूं, मैं बस आपको बचाना चाह रही हूँ, वो धोखेबाज है। अरसान ने उसके करीब आकर उंगली उठाई और हथमई लहजे में वार्निंग दी, खबरदार, आज के बाद तुमने नताशा के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जुबान से निकाला, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए सब कर रही हो। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। और अगर तुमने ये बात ताया अब्बा या घर में किसी और से करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसान की नफरत भरी नजरें मारिया के वजूद को छलनी कर गई। इससे मारिया को एहसास हुआ कि अब वो कुछ कहना ही बेकार है। अरसान की आंखों में नताशा की मोहब्बत की पट्टी नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिद का पर्दा पड़ा हुआ। मारिया ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को साफ नहीं किया, बस एक टूटी हुई उम्मीद के साथ अरसान को देखा और धीमी आवाज में कहा, ठीक है अरसान भाई, आज आपको मेरी सच्चाई हसद लग रही है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह करे कि आपको कभी मेरी इस बात पर पछताना ना पड़े। मारिया सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। अरसान गुस्से से उसे जाता देखता रहा।
उसे अपनी फतह का यकीन था, लेकिन मारिया के आखिरी जुमले और उसकी आंखों की नमी ने अरसान के दिल में एक अनजानी सी खालिश छोड़ दी, जिसे वो एक झटके झटकने की कोशिश कर रहा था। उस शाम अरसान के कमरे में होने वाली तलख कलामी के बाद घर का नक्शा ही बदल गया। मारिया जो उस घर की रौनक थी, जिसकी हंसी और शरारतों से घर की दीवारें गूंजती थी, अचानक गहरी खामोशी की चादर ओढ़ चुकी थी। अरसान ने उसे अपने कमरे से निकाल तो दिया था, और उसे अपनी अना की तस्कीन भी महसूस हुई थी कि उसने मारिया को चुप करवा दिया, मगर उसे अंदाजा ही नहीं था कि मारिया की ये चुप उसकी शोर से ज्यादा तकलीफदा साबित होगी। 2 दिन गुजर चुके थे। घर में जहीर की सालगिरह और नताशा की मौजूदगी की वजह से चहल पहल तो थी, मगर मारिया गायब थी। वो घर में मौजूद होकर भी मौजूद नहीं थी। वो सुबह सवेरे उठती, मशीन की तरह घर के कामों में झट जाती, मेहमानों की खातिर तवाज़ा करती, नताशा के छोटे जूठे बर्तन उठाती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। ना कोई शिकवा, ना कोई शरारत और ना ही अरसान से कोई बहस। अरसान नौज में बैठा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी निगाहें बार बार किचन के दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जहां मारिया खामोशी से चाय बना रही थी। अरसान को अजीब सी खौफत हो रही थी। वो आदी था कि मारिया उसे देखे कोई ना कोई जुमला कसती थी या जानबूझकर उसके रास्ते में आती थी, मगर वो इसे अजनबी की तरह नजरअंदाज कर रही थी। बेगम सलमा सोफे पर बैठी सब्जी काट रही थी। उन्होंने मारिया को आवाज दी, मारिया बेटी, जरा देखना नताशा उठी है या नहीं, दोपहर होने वाली है, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मारिया ने ट्रे में चाय के कप रखे और धीमी आवाज में बोली, मामी, मैंने 2 बार दस्तक दी थी, वो कह रही थी कि अभी मूड नहीं है। आप फिक्र न करें, मैं उनका नाश्ता ओवन में गर्म करके रख दूंगी। आसान ने अखबार नीचे किया और मारिया की तरफ देखा। तुम क्यों उसकी नखरे उठा रही हो, वो खुद आकर नहीं दे सकती। आसान का लहजा सख्त था। उसे उम्मीद थी कि मारिया पलट कर कोई जवाब देगी या शायद कहेगी कि आपकी होने वाली बीवी है, आप उठाए नखरे। मगर मारिया ने एक नजर अरसान को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल स्पाट थी, उनमें कोई जज्बा नहीं था। उसने अदब से सर झुकाया और बोली, अरसलान भाई, वो मेहमान है और घर की होने वाली बहू है, मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखना। ये कहकर मारिया ने चाय का कप अरसलान के सामने मेज पर रखा और बिना रुके वहां से वो हट गई। अरसान का हाथ हवा में रह गया। मारिया का ये रस्मी और ठंडा लहजा अरसान को किसी चाबुक की तरह लगा। उसे महसूस हुआ कि मारिया ने उसके और अपने दरमियान एक ना नजर आने वाली दीवार खड़ी कर दी है। वो चाहता था कि मारिया लड़े, चीखे, अपनी सफाई पेश करे, मगर ये बेरुखी उसे काट रही थी। बेगम सलमा ने अरसान की बेचैनी भाप ली थी, मगर वो खामोश रही। थोड़ी देर बाद अरसान से रहा ना गया। उसे घर के कामों में मारिया का अकेले हलकान होना और नताशा का गायब रहना खटकने लगा। उसे मारिया की वो बात याद आई कि नताशा बाजी को घर के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। अरसान ने सोचा कि वो खुद जाकर देखे कि आखिर नताशा कर क्या रही है। अरसान उठा और नताशा के गेस्ट रूम की तरफ गया। दरवाजा नीम बंद था। अरसान ने दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर वो ठनक गया। कमरे का हाल बुरा था। कपड़े बिस्तर पर और कुर्सियों पर बिखरे पड़े थे। मेकअप सा सामान ड्रेसिंग टेबल पर खुला पड़ा था और जूतों के कई जोड़े कलीन पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई तूफान आया हो। नताशा बेड पर लेटी कानों में हेडफोन लगाए अपने लैपटॉप पर कुछ दिमाग से कर रही थी। अरसान ने गला साफ किया। नताशा ने चौंक कर देखा और हेडफोन उतारते हुए मुस्कुराई। अरे अरसान, तुम आओ ना, देखो, मैं तुम्हारी सालगिरह की पार्टी के लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर कर रही हूँ। ये देखो, ये रेड गाउन कैसा है। अरसान ने बिखरे हुए कमरे को देखा, फिर संजीदगी से बोला, नताशा, बाहर अम्मी और मारिया सुबह से कामों में लगी है। अम्मी तुम्हारा नाश्ता रास्ते पर इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ बैठी शॉपिंग कर रही हो। नताशा ने लापरवाही से कंधे झुकाए और लैपटॉप बंद किया। और काम और अरसलान, मैंने आंटी को कहा तो था कि मुझे भूख नहीं है, और प्लीज मुझसे ये तवक्का मत रखना कि मैं मारिया की तरह किचन में जा जाकर प्याज काटूंगी। मेरे हाथ में एलर्जी हो जाती है। वैसे भी मारिया है तो सही, उसे आदत है ये सब करने की। वो तो बनी ही इन कामों के लिए, नौकरों की तरह काम करती है और खुश रहती है। नताशा का जुमला अरसान के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। नौकरों की तरह काम करते। इस्लान को अचानक मारिया का मासूम चेहरा याद आया, जो पसीने में शराबोर किचन में खड़ी थी, जो बावजूद थकावट के सबकी खिदमत कर रही थी और जिसने कभी शिकायत नहीं की थी। और यहाँ नताशा थी, जो इस घर की बहू बनी भी नहीं थी और मारिया को नौकर समझ रही थी। अरसान ने सख्ती से कहा, मारिया नौकर नहीं है नताशा, वो मेरी कजन है और इस घर की बेटी है। वो ये सब मोहब्बत में करती है। नताशा ने अरसान का मूड बिगड़ते देखा तो फौरन उठकर उसके पास आई।
और उसके बाजू पर हाथ रखकर प्यार से बोली, ओके ओके ओके, सॉरी बाबा, तुम तो जज्बाती हो गए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि वो बहुत मेहनती है। तुम छोड़ो ना इन बोरिंग बातों को। ये बताओ, आज हम डिनर पर बाहर चले? इस घर के खाने खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। रिस्लान ने उसका हाथ आहिस्ता से हटाया। उसके कानों में मारिया की वो आवाज गूंजने लगी जिसने 2 दिन पहले सुनी थी। वो आपकी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकती। फैमिली को अलग कर देगी। उस वक्त अरसलान ने मारिया को झिड़क दिया था, उसे जेलिस कहा था, मगर आज अपनी आंखों से नताशा की लापरवाही और खुदगर्जी देखकर उसके अंदर एक अजीब सा शौक सर उठाने लगा था। आज नहीं नताशा। अरसलान ने खुशक लहजे में कहा, आज घर में बहुत काम है, मुझे जोहिर की सालगिरह के इंतजाम देखने हैं, तुम आराम करो। अरसलान कमरे से बाहर निकल गया। राहदारी में उसका सामना फिर मारिया से हुआ। मारिया के हाथों में कपड़ों का ढेर था जो शायद वो इस्त्री करने के लिए ले जा रही थी। दोनों एक दूसरे के लिए रुके, एक लम्हे के लिए। अरसलान की नजरें मारिया के चेहरे पर जम गई। वो चाहता था कि मारिया से कुछ कहे, शायद ये कहे कि तुम ठीक कह रही थी, ये शायद सिर्फ इतना कि थक गई होगी, रहने दो। मगर उसकी अना आड़े आ गई। और मारिया मारिया ने नजरें उठाकर भी नहीं देखा, बस खामोशी से सर झुकाकर उसके पास से गुजर गई। अरसलान वहीं खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मारिया की खामोशी उसे काट खाने को दौड़ रही है। और उसने जो अल्फाज मारिया को कहे थे वो पलट कर उसे ही जख्मी कर रहे थे। घर वही था, लोग वही थे, मगर मारिया के होने का एहसास अब अरसलान को उसकी ना होने में शिद्दत से हो रहा था। नताशा की हकीकत की एक झलक उसने देख ली थी, मगर क्या वो ये पूरा सच मानने को तैयार था या अभी किसी बड़े धमाके की जरूरत थी? जुहैर की सालगिरह की तकरीब बज़ाहिर तो हंसी खुशी जारी थी, मगर अरसलान के लिए महफिल एक ऐसा कैद खाना बन चुकी थी जहां से वो फरार चाहता था। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, मगर अरसलान की तवज्जो बार बार नताशा पर मरकूज थी, जिसके बाजू पे बाजू डाले इंतहाई खुद एतमादी से हर मिलने वाले को अपनी मुस्तकबिल की मालकिन वाली हैसियत जतला रही थी। नहीं आंटी, दरअसल अरसान बहुत सादा है, उन्हें इन चीज़ों का ज़ौक नहीं है। शादी के बाद तो मैं पूरा लाइफस्टाइल ही बदल दूंगी। ये पुराने सोफे, ये रवायती माहौल, सब कुछ चेंज होगा। नताशा की ये बातें अरसान के कानों में जहर घोल रही थी। वो देख रहा था कि तैयबा और उसकी अम्मी किस तरह अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखने की कोशिश में अपने चेहरों पर कर्ब छुपा रहे हैं। नताशा की हर बात में उसका वजूद कहीं नहीं था। इसे इस नामे एक वेटर मशरूबात की ट्रे लिए गुजरा तो गलती से उसका पाँव फिसला और थोड़ा सा शरबत नताशा के महंगे जूते पर गिर गया। वेटर घबरा कर माफी मांगने लगा, मगर नताशा का पारा आसमान पर पहुंच गया तो मंदे हो गया। नताशा ने चीख कर सबको मुतवजा कर लिया, तुम्हें पता है ये सैंडल्स कितने महंगे हैं? तुम्हारी पूरे महीने की तनख्वाह इनकी कीमत अदा नहीं कर सकती। मारिया जो वही खड़ी इंतजामात देख रही थी फौरन आगे बढ़ी और वेटर को पीछे करते नरमी से बोली, नताशा बाजी कोई बात नहीं, गलती हो गई, इससे मैं साफ करवा देती हूँ। नताशा ने हकारत से मारिया को देखा और एक ऐसा जुमला कहा जिसने वहां मौजूद सब लोगों को साकित कर दिया। रहने दो मारिया, तुम इन मुलाजमों की तरदारी ही करोगी? आखिर तुम्हारा मायार भी तो इन जैसा ही है। घर की बेटी होकर नौकरों की तरह फिर रही हो। तुम्हें देखकर शर्म आती है मुझे। मारिया का चेहरा फक हो गया। ये सिर्फ तौहीन नहीं थी, उसकी इज्जत नफ्स का कत्ल था। अरसान के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने नताशा का बाजू सख्ती से झटक दिया। अपनी हदूद में रहो नताशा, मारिया इस घर की इज्जत है, तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। नताशा ने अरसान का ही रूप देखा तो फौरन पैंतरा बदला और मासूम बनते हुए बोली, अरसान तुम फिर मुझ पर चिल्ला रहे हो? ये तो बस मारिया वहां मजीद नहीं रुकी। वो खामोशी से पलटी और हुजूम से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा फैसलाकुन सुकून था। वो जानती थी कि अब पानी सर से गुजर चुका है। अरसान की छोटी सी हमायत काफी नहीं थी इस घर को बचाने के लिए। उसे नासूर को जड़ से उखाड़ना था। मारिया साइड पर एक जैतून की ओट में खड़ी हो गई। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर इरादे में लर्जिश नहीं थी। उसने वो नंबर मिलाया जो उसने नताशा के फोन से चोरी छुपे हासिल किया था। ये समीर का नंबर था, वो लड़का जिसका नाम नताशा अक्सर फोन पर दबी आवाज में लेती थी। मारिया ने मैसेज टाइप किया जिसमें मजबूरी का बहाना बनाकर, नताशा तुमसे शादी नहीं कर रही, मजबूरी है, बल्कि पैसा है। अगर यकीन नहीं आता तो अभी इसी एड्रेस पर आ जाओ, तो मंगनी का ऐलान करने वाली है। सेंड का बटन दबाते मारिया ने आंखें बंद कर ली। तीर कमान से निकल चुका था। अब या तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर मारिया हमेशा के लिए कसूरवार ठहराई जाएगी। तकरीब का अहम मरला आ गया। जहीर केक काटने के लिए मेज के पास आया। सब लोग तालियां बजा रहे थे।
अरसान भी मुस्कुराते हुए ज़हीर के साथ खड़ा हुआ। ज़हीर ने छुरी उठाई ही थी कि नताशा अचानक बीच में कूद पड़ी। रुको रुको। नताशा ने अरसान का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे ज़हीर के करीब किया। ऐसे कैसे अकेले? अरसान तुम भी हाथ लगाओ और मैं भी। आखिर हम फैमिली बनने वाले हैं। नताशा ने ज़बरदस्ती अपना हाथ अरसान और ज़हीर के हाथ के दरमियान रख दिया। ज़हीर की खुशी किरकिरी हो गई और अरसान को शदीद खौफ होती कि ये लड़की हर जगह अपनी टांग अड़ा रही है। मगर मेहमानों की वजह से वो चुप रहा। नताशा का मकसद वाज़ेह था कि वो ज़हीर की सालगिरह को अपनी और अरसान की रस्मी तकरीब का रंग देना चाहती थी। अरसान की नज़रें मजमे में मारिया को ढूंढ रही थी, जो दूर अंधेरे में खड़ी उसे ही देख रही थी। अरसान को मारिया की नज़रों में एक अजीब सा पैगाम नजर आया, जैसे वो कह रही हो बस थोड़ी देर और। जैसे वो तीनों केक काटने के लिए झुके, हॉल का मरकजी दरवाजा इतनी जोर से खुला कि सब अचानक चौंक गए। दरवाजे पर एक नौजवान लड़का खड़ा था। हुलिये से वो किसी अच्छे घराने का लग रहा था, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखों में शदीद दुख और गुस्सा था। उसका सांस फूला हुआ था, जैसे ही वो भागता हुआ आया हो। हॉल में मुकम्मल सन्नाटा था। सबकी नजरें उस अजनबीज पर जम गई। नताशा ने जैसे उस लड़के को देखा, उसके हाथ से गिरफ्त उसकी ढीली पड़ गई और वो लड़खड़ा गई। उसके मुंह से बेचना निकला, समीर। ये नाम अरसान में भी सुन रखा था, शायद कभी नताशा की बातों में। समीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे आया। उसकी नजरों में सिर्फ नताशा पर जमी हुई थी। तो ये थी तुम्हारी मजबूरी नताशा? समीर की आवाज धीमी थी, मगर उसमें दर्द इतना था कि सबको महसूस हुआ। तुमने कहा था कि डैड नहीं मान रहे। तुमने कहा था कि फैमिली का दबाव है। मैं बेवकूफ तुम्हारी खातिर अपने घर वालों से लड़ रहा था, और तुम यहाँ। ताइबा ने गुस्से से आगे बढ़कर पूछा, कौन हो आप साहब, और ये क्या तमाशा लगा रखा है? समीर ने एक तलख हंसी हंसते अपना मोबाइल जेब से निकाला और मेज पर रख दिया। ये कोई तमाशा नहीं है अंकल। तमाशा तो ये लड़की आपके साथ कर रही है। मैं इसका मंगेतर हूँ, और शायद अब मुझे साहब का कहना चाहिए। नताशा चौंक पड़ी। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती, कोई साजिश है। सन यकीन करो मेरा। समीर ने नताशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, झूठ? नताशा, अभी कल रात तुमने मुझे मैसेज किया था कि क्या पैसों का मसला हल होती ही मैं इस मुसीबत से जान छुड़ा लूंगी। क्या ये अरसान वो मुसीबत है? अरसान ने छोड़ कर समीर की तरफ देखा, अपनी नताशा की था, जिसका रंग सर पड़ चुका था। सच्चाई नताशा के चेहरे पर दिखी हुई थी। ये कोई बनावटी कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान का दुख था जिसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया गया था। अरसान ने मारिया की तरफ देखा। मारिया अब भी वहीं खड़ी थी, खामोश। उसे कोई जश्न नहीं मनाया, कोई तंजीम मुस्कुराहट नहीं दी। बस उसकी आंखों में एक इत्मीनान था कि उसने अपना घर बचा लिया। अरसान को उस समय समझ आ गया कि मारिया की हसद दरअसल उसकी बसीरत थी। हॉल में ऐसा सुनाटा था जैसे किसी ने सबके सांस रोक दिया हो। समीर के अल्फाज और मेज पर रखा हुआ मोबाइल फोन एक बम की तरह फटे थे, जिसने नताशा के सारे चोट के परखचे उड़ा दिए। नताशा, जो कुछ लम्हे पहले तक इस घर की हुक्मरान बनी खड़ी थी, अब चोरों की तरह नजरें चुरा रही थी। अरसलान ने कांपते हाथों से मेज पर रखा समीर का मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वही मैसेज खुला था जो नताशा ने कल रात भेजा था। बस कुछ दिन का डरावा और है समीर, एक बार निकाह हो जाए तो इसके अकाउंट से बड़ी रकम ट्रांसफर करके सब छोड़ दूंगी। अरसलान एक जज्बाती बेवकूफ है, इसे हैंडल करना बाएं हाथ का खेल है। अरसलान ने मैसेज पढ़कर नजरें उठाई, नताशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख और बेयकीनी थी। वो लड़की जिसके लिए वो अपनी फैमिली से लड़ गया, जिसके लिए उसने मारिया जैसी मुखलिस कजन की तस्दीर की, इसे जज्बाती बेवकूफ समझती थी। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत? अरसान ने मोबाइल वापस मेज पर फेंका। उसकी आवाज बहुत धीमी, मगर उसमें छुपी काट ने नताशा को लर्जा दिया। नताशा ने आगे बढ़कर अरसान का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अरसान, मेरी बात सुनो, ये सब फेक है। ये लड़का झूठ बोल रहा है, तुम मुझ पर यकीन करो। अरसान ने इतनी जोर से नताशा का हाथ झटका को पीछे जा गिरी। दूर रहो मुझसे। अरसान दहाड़ा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। शुक्र करो कि ये मेरा घर है और यहाँ खवातीन की इज्जत की जाती है, वरना जो तुमने मेरे खानदान के साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता। नताशा ने तैयबा और बेगम सलमा की तरफ मदद तलब नजरों से देखा, मगर सबने मुंह फेर लिए थे। समीर ने नफरतन नताशा को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसे इस बात का इत्मीनान था कि सच सामने आ गया है। नताशा को जब यकीन हो गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो उसने अपना मासूमियत का मास्क उतार फेंका। वो खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ते हुए जहर भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी इस घुटन ज़दा माहौल में मेरा दम घुटता है।
तुम लोग इसी लायक हो कि वो मारिया जैसी गवार लड़की को सर पर बिठा कर रखो। बच गए तुम अरसान, वरना मैं तो तुम्हें सड़क पर लाकर ही छोड़ती। नताशा पैर पटकती हॉल से निकल गई। फिर जाने के बाद हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। तायबा ने आगे बढ़कर अरसलान के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में बेटे के लिए हमदर्दी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाती अगर आज ये सच सामने ना आता। अरसलान शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी जिद और बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे अचानक नताशा का आखिरी जुमला याद आया, मारिया जैसी लड़की। सन को झटका लगा। मारिया? वो मारिया जिसे उसने झूठा कहा था, जिसे उसने जेलस कहा था। उसने आज अपनी बेइज्जती करवा कर भी सन को बचा लिया था। सन ने तेजी से सर उठाया और इधर उधर देखा। माही कहाँ है? हॉल में मारिया कहीं नहीं थी। जुहेर, शिजा, अम्मी सब एक दूसरे को देख रहे थे। अरसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। वो दीवालों की तरह हुजूम को चीरता हुआ स्टोन के पीछे गया जहां वो आखिरी बार खड़ी थी, मगर वहां कोई नहीं था। मारिया? अरसान ने जोर से आवाज दी और सीढ़ियों की तरफ भागा। वो सीधा मारिया के कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अरसान अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। कमरा खाली था। अलमारी के दरवाजे खुले थे और उसमें से मारिया के कपड़े गायब थे। ड्रेसिंग टेबल पर उसका सारा सामान गायब था। बेड पर वो खिलौना लैपटॉप पड़ा था जो मारिया ने मजाक में कभी मांगा था। इस्लाम के पीछे मामी, इनके मारिया की अम्मी आकर खड़ी हो गई। की आंखें सुर्ख थी जैसे वो रो कर हटी हो। वो शरीक अरसान। मामी की आवाज में शिकवा था। अरसान ने पलट के बेयकीनी से मामी को देखा। शरीकी? कहाँ? क्यों? मामी, मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया कि वो सच कह रही थी। मामी ने तलखी से मुस्कुरा कर कहा, अब क्या फायदा बेटा? जब यकीन करना चाहिए था तब तो तुमने उसे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। उसने कहा है कि उसका फर्ज पूरा हो गया। उसे तुम्हें इस मुसीबत से बचाना था, बचा लिया। अब वो यहाँ नहीं रह सकती जहाँ उसकी बात की, उसके किरदार की और उसकी नीयत की कोई कदर ना हो। वो कहाँ गई है मामी? मुझे बताएं। अरसलान बेचैन हो गया। अपनी नानी के घर गई है, मामी ने आंसू पूछते हुए कहा। उसने कसम दी है कि कोई उसे वापस बुलाने की कोशिश न करे। उसने कहा है कि अब अरसान भाई खुश रहे। उनकी जिंदगी से पागल लड़की हमेशा के लिए जा रही है। अरसान को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में देकर भेज दिया होगा। पागल लड़की? ये वही लफ्ज था जिसने मारिया को बोला था। आज मारिया ने वो लफ्ज उसके मुंह पर तमाचे की तरह मारा था। सान बेड के किनारे पर बैठ गया और उसे वो खिलौना लैपटॉप हाथ में उठा लिया। इस घर में हर तरफ मारिया की यादें थी। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसकी चाय, उसका वो लड़ना झगड़ना। स्टान को एहसास हुआ कि नताशा तो सिर्फ एक खूबसूरत धोखा थी। असल हकीकत, असल रौनक तो मारिया थी। वो हीरे को पत्थर समझकर ठुकराता रहा और जब हीरा खो गया तो उसकी चमक उसकी आंखों को खैरा कर रही थी। जुहेर भी कमरे में आ गया। उसने भाई की हालत देखी तो संजीदगी से बोला, भाई आपने बहुत देर कर दी। वो लड़की आपसे कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत और तवज्जो, और आपने उसे सबके सामने जलील किया। अगर आपको लगता है कि वो आसानी से वापस आएगी तो भूल जाए, मारिया जिद्दी है। इस बार उसकी जिद जायज है। हसनान ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आंसू की एक नमी और एक पुख्ता इरादा था। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है जुहेर, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे उसके पैरों में ही क्यों ना पड़ना पड़े। वो सिर्फ कजन नहीं है मेरी। वो अरसान जुमला पूरा न कर सका, लेकिन उसके दिल ने वो अल्फाज अदा कर दिए थे जो वो अब तक समझ नहीं पाया था। मारिया के जाने के बाद अरसान को अपना भरा हुआ घर किसी वीरान जजीरे जैसा लग रहा था। 2 दिन गुजर चुके थे, मगर अरसान के आसाब पर एक ऐसा अजीब सी वहशत तारी थी। वो जिस सोफे पे बैठता उसे लगता अभी मारिया पीछे से आकर शोर मचाएगी। वो खाने की मेज पर हाथ बढ़ाता तो उसे मारिया की वो चाय याद आती जो अब कोई और बनाकर लाता था, तो अलग से नीचे नहीं उतरती थी। खामोश, इतनी गहरी जानलेवा खामोशी अरसान ने उसके घर में पहले कभी महसूस नहीं की थी। अरसान अपने कमरे में टहल रहा था। उसके हाथ में मारिया का वो खिलौना लैपटॉप था जिसे वो बेख्याली में बार बार खोल और बंद कर रहा था। सुहेर कमरे में आया तो भाई की हालत देखकर ठिठक गया। भाई, आप कब तक ऐसे खुद को सजा देते रहेंगे? अरसान ने खाली नजरों से जुहेर को देखा और एक टूटी हुई हंसी हंसा। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए जुहेर, मेरे इस लड़की की हंसी छीन ली जो उस घर की रौनक थी। तुम्हें पता है, मुझे इस वक्त ये घर काट खाने को तोड़ रहा है।
मुझे हर कोने से उसकी आवाज़ आती है, मगर जब पलट कर देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। ज़ुहैर ने संजीदगी से बल्कि थोड़े सख्त लहजे में कहा, भाई, ये एहसास आपको तब होना चाहिए था जब आप सबके सामने उसे ज़हनी मरीज़ और जेलस कह रहे थे। अब नानी अम्मा ने साफ कह दिया कि वो मारिया का रिश्ता कहीं और कर देगी, क्योंकि वो अपनी नवासी की मज़ीद तज़लील नहीं करना चाहती। ये नहीं हो सकता। अरसान दहाड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी और की तरफ देखने भी नहीं दूंगा। तो फिर जाएं ज़ुहैर। ज़ुहैर ने उसे झिंझोड़ा। यहाँ बैठकर तड़पने से कुछ नहीं होगा भाई। अपनी अना, अपना रूप और ये अकड़ यहीं छोड़ कर जाए और उसे मना कर लाए। अगर आज आपने देर कर दी तो फिर सारी जिंदगी सिर्फ उस खिलौने को देखकर गुजारनी पड़ेगी। सुहेब के जुमले अरसान के दिल पर नश्तर की तरह लगे। उसने उसी वक्त गाड़ी की चाबियां उठाई। उसका फैसला अटल था कि आज या तो मारिया वापस आएगी या अरसान भी वहीं उसकी दहलीज पर बैठ जाएगा। गाड़ी आने के घर के बाहर रोक कर अरसान ने लंबा सांस लिया। उसकी दिल की धड़कनें बेदर्दी थी। वो अरसान है जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में लोगों को चुप करवा देता था, आज एक लड़की का सामना करने से घबरा रहा था। मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। चंद मिनट जो सदियों की तरह गुजरे। दरवाजा खुला और मारिया अंदर आई। अरसान की नजरें उठी। सामने खड़ी मारिया को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो शोक चंचल लड़की जिसकी आंखों में हर वक्त शरारत नाचती थी, आज बिल्कुल बुझी बुझी सी थी। चेहरा स्पाट, आंखें सूजी और लहजा बर्फ की तरह सर्द। अब यहाँ क्यों आए हैं? मारिया ने बिना सलाम किए अजनबियों की तरह पूछा। मेरा हिसाब तो चुकता हो गया था, अब क्या बाकी है? अरसान बेताबी से आगे बढ़ा। मारिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मारिया ने एक कदम पीछे हटकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, वापिस? उसी घर में जहाँ मैं पागल हूँ, जहाँ मेरी बातों को हसद समझा जाता है? एहसान साहब, नताशा चलेगी तो क्या अब आपको टाइम पास के लिए गवार लड़की याद आ गई? माफ कीजिएगा, मैं किसी का मुतबादिल नहीं बन सकती। अरसान ने तड़प कर कहा, खुदा के लिए मारिया, यूं मत, मुझे मत मारो। मैं जानता हूँ मैं मुजरिम हूँ। मैं अंधा हो गया था। मैंने हीरे को ठुकराकर पत्थर उठा लिया था। मगर अब मैं अपनी गलती मान गया हूँ ना। तुम मुतबादिल नहीं हो, तुमने ये जिंदगी है मारिया। तुम्हारे बगैर वो घर जहन्नुम बन गया है। तो चलने दे उसे। मारिया की आवाज ऊंची हो गई और आंखों से आंसू बह निकले। जब मेरा दिल चल रहा था तब आप कहाँ थे? जब सबके सामने मुझे दुत्कारा था तब आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? अब किस हक से आए हैं? अरसान के पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स सब कुछ एक तरफ रखा और मारिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये मंजर देखकर मारिया जैसे साकित रह गई। अरसान ने हाथ जोड़कर भीगी हुई आवाज में कहा, मोहब्बत के हक से नहीं आया हूँ मारिया, क्योंकि वो हक मैं खो चुका हूँ। मैं सिर्फ एक भीख मांगने आया हूँ। मैं हार गया हूँ मारिया, तुम्हारी सच्चाई के आगे, तुम्हारी मोहब्बत के आगे। अगर तुमने माफ नहीं किया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज इस पागल को संभाल लो, वरना ये सच में पागल हो जाएगा। मारिया ने अरसान को यूं अपने कदमों में बिखरते देखा तो उसकी सारी मजामत तुम तोड़ गई। वो जानती थी कि ये मर्द कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, और अगर आज ये झुका है तो ये सिर्फ उसकी मोहब्बत है। मारिया ने आगे बढ़कर अरसान के कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, उठे अरसान भाई, प्लीज उठ जाए। अरसान ने खड़े होकर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम घर चलोगी? मारिया ने आंसू पूछते एक धीमी मगर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, एक शर्त पर। क्या शर्त? अरसान ने जल्दी से पूछा। जान भी मांगो तो हाजिर है। अरसान ने नाक सुखेर कर कहा, शर्त यह है कि आप दोबारा कभी मुझे पागल खाने भेजने की धमकी नहीं देंगे, और मेरा लैपटॉप वो मुझे सबसे पहले चाहिए। अरसान की चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो बेख्तियार हंसा और अपने कान पकड़ लिए। तुम्हारा लैपटॉप भी मिलेगा और ये कान भी हाजिर है। अब तुम मेरा पागल मेरे पास है। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। दरमियान की दीवार गिर चुकी थी, वास्ते मिट चुके थे, और मोहब्बत ने अना को शिकस्त दे दी थी। नानी के घर से वापसी पर गाड़ी में खामोशी थी, मगर ये वो संगीन खामोशी नहीं थी जो कुछ दिन पहले उन दोनों के दरमियान दीवार बनी थी, बल्कि एक पुरसुकून एहसास था। अरसान बार बार स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता और फिर एक नज़र साथ बैठी मारिया पर डालता, जिसे वो बामुश्किल वापस लाया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अपनी जिद, अपनी अना और अपने गुस्से को शिकस्त देकर अपनी मोहब्बत वापस जीतने में कामयाब हो गया। घर का दरवाजा खुला तो जैसे जिंदगी वापस आ गई। सुहेल, शिजा और घर के बड़े सभी दरवाजे पर मुंतजिर थे। मारिया को देखते ही बेगम सलमा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में नमी थी, मगर लबों पर इत्मीनान।
ज़हीर ने शरारत से अरसान के कंधे पर हाथ मारा और सरगोशी की। भाई, शुक्र करें, घर की रौनक वापस आ गई, वरना आपका मुंह देख देख कर तो दीवारें भी रोने वाली हो गई थी। अरसान ने ज़हीर को घूरा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वो जानता था कि ज़हीर सच कह रहा है। शाकिती की तकरीबात का फैसला फौरन हुआ, क्योंकि अरसान अब मजीद एक दिन भी ज़ाया करने के हक में नहीं था। निकाह की तकरीब सादा मगर जज्बात से भरपूर थी। जब मौलवी साहब ने अरसान से पूछा तो उसने मारिया की तरफ देखते इतनी बुलंद आवाज में कबूल है कहा कि पास बैठे ताया भी मुस्कुरा दिए। मारिया ने झुकी नजरों से अरसान के उस लहजे को सुना तो उसके दिल में छुपा हुआ हर खदशा जैसे दम तोड़ गया। उसे यकीन हो गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये शख्स उसके लिए दुनिया से लड़ सकता है। रुखसती के बाद जब अरसान कमरे में दाखिल हुआ तो मारिया बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में मेहंदी लगी थी और वो अपनी चूड़ियां दुरुस्त कर रही थी। अरसान ने दरवाजा बंद किया और उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। मारिया ने नजरें उठाकर देखा तो अरसान उसे ही दिख रहा था। उसकी नजरों में एक ऐसी नरमी थी जिससे मारिया नावाकिफ थी। क्या सोच रही हो? अरसान ने नरमी से पूछा। मारिया ने मासूमियत से कहा, यही कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं दिख रही। अभी चंद दिन पहले तक आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मैं तुम्हें एक पल देखे बिना रह नहीं सकता। अरसान ने इसका जुमला मुकम्मल किया। मारिया ने अपनी इंसान गलतियों का पुतला होता है। मैंने हीरे को पहचानने देर कर दी, मगर शुक्र है कि उसे खोया नहीं। अरसान ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और मारिया की तरफ बढ़ा। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मारिया की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से डिब्बा थामा। क्या है इसमें? कोई अंगूठी? खोल कर देखो, शायद इसमें ज्यादा कीमती चीज हो। अरसान ने मुस्कुराहट दबाई। मारिया ने जोश से डिब्बा खोला। अंदर का मंजर देखते उसके मुंह से बेख्तियार हंसी का फवारा छूट गया। डिब्बे के अंदर सोने या हीरे को कोई जेवर नहीं था, बल्कि एक शोक गुलाबी रंग का प्लास्टिक का खिलौना मोबाइल रखा था, जिसके बटन दबाने से बच्चों वाली आवाजें आती थी। मारिया ने खिलौना फोन बाहर निकाला और हंसते हुए अरसान को देखा। ये क्या अरसान? मुंह दिखाई में खिलौना? अरसान ने संजीदा शक्ल बनाते हुए मगर आंखों में शरारत लिए कहा, देखो बेगम, ये तुम्हारी हिफाजत और मेरे सुकून के लिए है। तुम जितना मर्जी इस फोन से खेलो, नंबर मिलाओ, पुलिस को बुलाओ या एम्बुलेंस को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरसान ने उंगली उठाकर तंबिया की, मेरे असली मोबाइल और घर के से फोन से दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह फिर गेट पर पागल खाने की वैन खड़ी हो और अमला मुझे जबरदस्ती ले जाने की जिद कर रहा हो। वो सदमा मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मारिया हंसते हंसते दोहरी हो गई। कमरे में उसकी हंसी की वो खनक गूंज उठी जिसके लिए घर तरस गया था। उसे वो खिलौना फूल अपने दुपट्टे में छुपाया और एक अदा से अरसान की आंखों में आंखें डालकर बोली, अब फिक्र न कर अरसान साहब, अब मैं किसी पागल खाने फोन नहीं करूंगी। वो क्यों? एतबार नहीं आ रहा मुझे? अरसान ने ब्रूज गाए। मारिया ने थोड़ा आगे झुककर बड़े मान और यकीन से कहा, क्योंकि मेरा पागल अब मेरे पास है और मुझे उसे संभालने के लिए किसी डॉक्टर की या किसी वैन की जरूरत नहीं। बस मेरी मोहब्बत ही काफी है। अरसान ने इसके जवाब पर उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखा, उसका हाथ थाम लिया। तो ये वादा रहा, उस पागल को जिंदगी भर बर्दाश्त करोगी? हाँ, जिंदगी भर। मारिया ने मुस्कुराकर मोहर जब्त कर दी। दोनों के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। एक छोटी सी गलत फहमी और गलत नंबर से शुरू होने वाली ये कहानी बहुत से मोड़ काट कर बलाखिर अपनी मंजिल पा चुकी थी। जहाँ कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक खूबसूरत एहसास था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं।